नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में। हम लोग एक एक करके अलग अलग प्रकार के राइट्स के बारे में पढ़ते जा रहे हैं। अगला जो राइट्स है हमारा उसका नाम है कल्चरल एंड एजुकेशनल या फिर कल्चरल एंड एजुकेशन राइट भी आप इसको बोल सकते हैं। इसमें देखते हैं कि आखिर किस चीज़ों के ऊपर बात हुआ है। पहला पॉइंट इसमें कहा जा रहा है कि द लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन ऑफ माइनॉरिटीज नीड्स स्पेशल प्रोटेक्शन। देखिए, माइनॉरिटीज का मतलब होता है उसका संख्या, मतलब कि माइनॉरिटीज का मतलब है कि जिसका संख्या कंट्री में क्या होता है, कम होता है। जैसे हम लोग कई बार एग्जांपल ले चुके हैं कि यदि केवल बात करें हिंदू और मुस्लिम का, तो मुस्लिम हमारे माइनॉरिटी में इंडिया के अंदर, मेजोरिटी में हमारे हिंदू हैं। ये केवल एग्जांपल समझने के लिए बेस्ट है। तो चाहे बात लैंग्वेज का हो, चाहे बात कल्चर का हो, चाहे बात रिलीजन का हो, जिनका संख्या कम रहेगा उनको प्रोटेक्शन करना ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई उनका संख्या कम है। हो सकता है कि जो मेजोरिटी में है वो उसको टॉर्चर करना चालू कर दे, उसके ऊपर अपना दबाव डालना चालू कर दे। तो बेसिकली ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत किसको है? माइनॉरिटी को ज़रूरत है, क्योंकि वो हमेशा डर डर के जीते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ना बात हुआ है लैंग्वेज का। जैसे हमको पता है और आपको भी पता है कि इंडिया के अंदर जो मेजर लैंग्वेज बोले जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ लोग जो बोलते हो आपका हिंदी है। लेकिन क्या यहाँ पे उर्दू बोलने वाले को क्या कोई उसको परेशान करता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप उर्दू बोल लो, मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल, कुछ भी आप बोल लो, सभी को बराबर दर्जा दिया गया है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि चाहे लैंग्वेज हो, चाहे कल्चर हो। कल्चर का मतलब कि आप क्या कपड़ा पहनते हैं, आप क्या खाना खाते हैं, आप किस तरीके से रहते हैं, ये हमारा कल्चर है। हाँ, लैंग्वेज वगैरह ये सब, ये हमारा कल्चर है। और आपका रिलीजन क्या है, मतलब आपका धर्म कुछ भी हो, कल्चर कुछ भी हो, लैंग्वेज कुछ भी हो, सबके पास बराबर अधिकार है। ठीक है। आगे, अदरवाइज दे मे गेट निगलेक्टेड और अंडरमाइंड अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन ऑफ द मेजॉरिटी। मतलब कि जिनका संख्या कम रहता है, लैंग्वेज बोलने वाले, कल्चर को फॉलो करने वाले, या फिर जिनका संख्या रिलीजन के तौर पे कम है, तो हो सकता है कि जो मेजॉरिटी में है वो उसको डरा धमका दे, मार पीट के शांत करवा दे। ऐसा ना हो सके इसलिए हमारे पास क्या होने चाहिए? एकदम ठोस राइट्स होने चाहिए, अधिकार होने चाहिए। ठीक है। तभी जाकर कोई ऐसा काम नहीं कर पाएगा। नहीं तो जिनका संख्या ज़्यादा है वो हो सकता है कि जिनका संख्या कम है उसके ऊपर मारना पीटना, टॉर्चर करना चालू कर दे। लेकिन ऐसा भारत में देखने को आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ का कानून, यहाँ का राइट्स बहुत ही ठोस है, बहुत ही मजबूत है। आगे, दैट इज वाई द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज विच आर एज फॉलोज। यानी कि जिनका संख्या कम है, जो माइनॉरिटी में है, उनको कोई मार पीट ना सके, डरा धमका ना सके, इसके लिए हमारे संविधान ने उनके लिए खास करके अलग प्रावधान ही बना दिया है। यानी कि उनको कुछ स्पेशल बेनिफिट दिया गया है जो कि माइनॉरिटी में है। अब माइनॉरिटी वाले लोगों को क्या स्पेशल बेनिफिट दिया गया है हमारे संविधान के द्वारा, जरा इसके बारे में देखा जाए। पहला है कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स विथ अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर हैज अ राइट टू कंजर्व इट। यानी कि इसका मतलब यहाँ पे यह है कि आपका चाहे लैंग्वेज कुछ भी हो, आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आपका कल्चर कुछ भी हो, आप किसी भी प्रकार से रहते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके अधिकार का पूरा सम्मान किया जाएगा। यानी कि आपको पूरी तरीके से बराबर अधिकार दिया जाएगा, आपके साथ कोई भेदभाव किसी प्रकार का नहीं कर सकता। ठीक है। ये पहला स्पेशल स्टेटस है माइनॉरिटी के साथ। यानी कि कोई भी, जैसे कई बार होता है ना कि यार हमारा संख्या तो कम है, हमको तो मार पीट देगा, कोई भी आराम से हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा। ये सोचना गलत है, क्योंकि ऐसा करने से पहले कोई भी 1000 बार सोचेगा। क्योंकि इंडिया में आप एक बार अपराध कर तो लेते हैं लेकिन बच नहीं पाएंगे, क्योंकि कानून बहुत ही ठोस है। आगे, एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट कैन नॉट बी डिनाइड टू एनी सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। यानी कि जितने भी सरकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कुछ भी हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, वहाँ पे किसी भी प्रकार के लोगों का एडमिशन वो खारिज नहीं कर सकता। कहने का मतलब यह है कि वो लोअर कास्ट हो या फिर माइनॉरिटी में जो है, किसी प्रकार के बच्चों का वो एडमिशन ठुकरा नहीं सकता, उसको वहाँ पे एडमिशन दिलवाना ही पड़ेगा। ये गवर्नमेंट का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक का नाम क्या था आपका? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कहने का मतलब आपका कल्चर कुछ भी हो, आप कुछ भी खाओ पियो रहो, कुछ भी आप जैसे मन रहना आपको रहो,
आपके अधिकार को पूरी तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा और आपके एजुकेशन में भी पूरी तरीके से आपको छूट दिया जाएगा, कहीं पर भी कोई रोक टोक आपको नहीं दिखेगा। वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। जैसे हम लोग आज किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो क्या वहाँ का टीचर मना करता है क्या? कभी नहीं मना करता। हाँ, मना एक बेसिस पे कर सकता है, वो ये बोल सकता है कि यहाँ पे सीट अब फुल हो चुका है, आप दूसरे कॉलेज में ट्राई कर लीजिए। लेकिन कभी भी वो आपको नकार नहीं सकता कि हम आपको यहाँ पे पढ़ने का परमिशन नहीं देंगे, आप लोअर कास्ट के हैं, आप माइनॉरिटी से आते हैं तो आपको यहाँ पे पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, ऐसा वो बोल नहीं सकते। ठीक है, आगे। ऑल माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। जितने भी माइनॉरिटी हैं, यानी कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका संख्या इंडिया में कम है, उनके पास पूरा अधिकार है कि वो अपने प्रकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल इसका दे सकते हैं हम, जैसे हमारे इंडिया में हमने आपको बताया था कि हिंदू और मुस्लिम की यदि बात करें तो हिंदू मेजॉरिटी में है और मुस्लिम हमारे माइनॉरिटी में है। तो चूंकि मुस्लिम हमारे माइनॉरिटी में है तो बहुत सारे आपने मुस्लिम्स के बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल आपने देखा होगा, जिसको हम लोग मदरसा कहते हैं। मदरसा मतलब जहाँ पे केवल मुस्लिम बच्चे आगे पढ़ते हैं। इसका ये क्यों हो पा रहा है? ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि संविधान ने उनको अधिकार दिया है कि भैया आप माइनॉरिटी में हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना खुद का स्कूल खोल सकते हैं और मदरसे में आपको एक भी हिंदू बच्चे नहीं दिखेंगे। ये मतलब मुस्लिम लोगों को ये स्पेशल दर्जा दिया गया है कि आप अपना स्कूल खोल सकते हैं। और ये केवल मुस्लिम के साथ नहीं है, ये हिंदू के साथ भी है, आप भी अपना स्कूल खोल सकते हैं। यानी कि अपने प्रकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप स्कूल खोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही बात यहाँ पे कहा गया था। तो ये टॉपिक में बेसिकली आपने ये सीखा कि चाहे बात कल्चर का हो या फिर चाहे बात एजुकेशन का हो, हर इंसान के पास बराबर अधिकार है, चाहे वो मेजोरिटी में हो या फिर चाहे वो माइनॉरिटी में हो, चाहे वो अपर कास्ट के हो या फिर वो हमारे लोअर कास्ट के हो, सभी के पास अधिकार बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा हाउ कैन वी सिक्योर दिस राइट्स, यानी कि इसमें हम लोग ये बात करेंगे कि ये जो तमाम प्रकार के राइट्स हमारे पास हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, ये सब जो हमारे पास राइट्स हैं, इसको हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं, यानी कि कैसे इनको हम और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं, कैसे इसको हम बचा सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको हम लोग राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि व्हेन एनी ऑफ आवर राइट्स आर वायलेटेड वी कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट। मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि कोई आदमी या फिर कोई गवर्नमेंट आपके अधिकार को छीन रहा है, जो अधिकार आपको आपके संविधान ने दिया है वो अधिकार आपसे छीन रहा है, आपको वो चीज़ फॉलो करने नहीं दिया जा रहा है, तो आप डायरेक्टली इसका शिकायत अपने स्टेट के हाई कोर्ट या फिर अपने कंट्री के सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है भाई। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको आप कैसे समझ सकते हैं और बेहतरीन तरीके से ऐसे समझो, जैसे आपको पता है कि राइट टू स्पीच हमारा अधिकार है, यानी कि हम जो चाहे वो बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको प्रधानमंत्री का काम पसंद नहीं आ रहा है, तो आप क्या बोल सकते हैं? प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, इस प्रकार का आप नारा लगा सकते हैं, आपके पास अधिकार है। लेकिन मान लीजिए कि आपने इस प्रकार का नारा लगाया और पुलिस वाले ने आपको गंदे तरीके से मारपीट दिया, तो ये क्या आपके अधिकार को छीना गया कि नहीं छीना गया? बिल्कुल छीना गया। तो आप इसका शिकायत अपने स्टेट के हाई कोर्ट या फिर आप अपने कंट्री के सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। फिर उस पुलिस के ऊपर कार्रवाई होगी भाई, और कार्रवाई इतना भयंकर कभी कभी हो जाता है कि उसको जेल भी मिल सकता है। ठीक है, आगे। दैट इज वाई डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सोचो, ये जो आप देख रहे हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसका मतलब है कि आपका अधिकार यदि कोई छीन रहा है तो इसका शिकायत आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको क्या कहा है? हमारे संविधान का हार्ट और सोल कहा है। मतलब कि हमारे संविधान का जो धड़कन है और जो आत्मा है वो इसी में छुपा हुआ है। किसमें? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में। याद रखिएगा, ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहाँ पे लिखा हुआ है? हमारे संविधान में लिखा हुआ है, जो हम लोगों को ये कहता है कि यदि आपका राइट्स कोई छीन रहा है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके अप्रोच कर सकते हैं। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, उन्होंने इस
राइट्स को क्या कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट और सोल कहा है। सोचो, देखो हमारे संविधान में ना बहुत सारे राइट्स हैं, बहुत सारे राइट्स हैं, लेकिन सारे राइट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स है वो है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये इतना महत्वपूर्ण राइट्स है कि आप ना डायरेक्टली कोर्ट तक जा सकते हैं। सोचो, और इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो कई बार ना ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे अहम राइट्स है वो कौन सा है, वो है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। और यदि कोई बोले कि बताओ इसका मतलब क्या हुआ, इस राइट्स का मतलब क्या हुआ, इस राइट का मतलब ये है कि हम लोग डायरेक्टली अपने हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, तब जब हमारा राइट्स कोई छीनेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो लॉ और एक्शन दैट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स। हमारे इंडिया में ऐसा कोई भी कानून नहीं है, ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जा सकता है जिससे हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या हो सके, वायलेट हो सके, खतरे में आ जाए। बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मतलब कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। जो हमारा राइट्स है वो हमको मिलेगा ही मिलेगा, कोई छीन नहीं सकता। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स have the power to issue directions or orders for the enforcement of the fundamental rights। जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स जो हमारा है वो हमको नहीं मिल रहा होता है या फिर कोई हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा होता है, सपोज गवर्नमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर होता है कि वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली फटकार लगा सकता है कि आप लोगों के अधिकार के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। जैसे कई, इसका ना एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे कई बार क्या होता है ना कि सड़कों पर आंदोलन होता है, जुलूस निकलता है, प्रोटेस्ट होता है, किसके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, और वो शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा होता है। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, पुलिस को बोलकर उस सारे लोगों पे लाठी वाठी चलवा देती है। फिर ये मामला जाता है कहाँ पे, कोर्ट में जाता है। फिर कोर्ट उस गवर्नमेंट को फटकारती है, एकदम भला बुरा सुनाती है कि आपने ऐसा क्यों किया, आप सरकार में हैं तो आप अपने पावर का गलत इस्तेमाल क्यों किया आपने। इस प्रकार से कोर्ट के पास अधिकार होता है। तो कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, इनके पास पूरा अधिकार होता है कि फंडामेंटल राइट्स को किस तरीके से फॉलो करवाना है। गवर्नमेंट को पूरी तरीके से आदेश दे सकता है और देता भी है। आगे, दे कैन ऑल्सो अवॉर्ड कंपेंसेशन टू द विक्टिम्स एंड पनिशमेंट टू द वायलेटर्स। इसके साथ ही साथ यदि कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म करना चाहता है या फिर कोई इसके साथ खिलवाड़ करता है या फिर कोई किसी को बिना मतलब का परेशान करता है, तो सज़ा देने का भी अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि यदि कोर्ट आपके अधिकारों के लिए लड़ती है तो कोर्ट अधिकार को ठुकराने पर या फिर उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने के ऊपर आपको सजा भी सुनाती है। तो कोर्ट दोनों काम करती है, कोर्ट आपके अधिकार को बचाती भी है और यदि आप खुद उस अधिकार के साथ खिलवाड़ करते हैं तो फिर कोर्ट सजा भी सुनाती है। तो दोनों प्रकार का कोर्ट यहाँ पे काम करती है, ठीक है। आगे, अंडर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में PIL कहते हैं, एनी सिटीजन और ग्रुप ऑफ सिटीजन्स कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और अ हाई कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर लॉ और एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे मान लीजिए कि यदि आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ना हमारे साथ गलत कर रही है, हमारा जो अधिकार है, हमारा जो कर्तव्य है वो करने से गवर्नमेंट रोक रही है, यदि आपको ऐसा लगता है तो आप कुछ किसी का मत सुनो, चुपचाप अपने स्टेट के हाई कोर्ट या फिर कंट्री के सुप्रीम कोर्ट में जाओ और जाके एक PIL दाखिल करवा दो, एकदम फाइल करवा दो, सिंपल। और PIL का मतलब होता है सिंपल सा, अपना रिपोर्ट लिखा दो। रिपोर्ट में ये लिखाओ कि हुजूर हमारे साथ हमारा जो गवर्नमेंट है वो गलत तरीके से पेश आ रही है, हमारा अधिकार जो है उसको वो छीन रही है। मतलब जो भी समस्या आपका है जाके चुपचाप वहाँ पे लिखवा दो और फिर उसके अगले ही दिन उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं PIL। और PIL का सुविधा आपके हाई कोर्ट में भी है और सुप्रीम कोर्ट में भी है, ठीक है। आगे, द कोर्ट विल टेक अप द मैटर इफ द जजेज फाइंड इट इन पब्लिक इंटरेस्ट। और यदि आपने जो शिकायत दर्ज करवाया है यदि वो वाकई में फ़ायदेमंद है, यानी कि वाकई में वो सुनने लायक है, उसके ऊपर एक्शन लेने लायक है, तो वाकई में उसके ऊपर काम किया जाएगा और आपके बातों को वैल्यू दिया जाएगा, ठीक है। चलो, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बच रहा है इस चैप्टर का, जो सबसे लास्ट टॉपिक है, वो है हमारा एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स, ठीक है। ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।
इस चैप्टर के अंदर हम लोग सबसे लास्ट वाला टॉपिक वो डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम होगा एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स। इसमें एक्चुअली हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो राइट्स है, हमारा जो अधिकार है, जैसे राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी है, इसको किस तरीके से हम और एक्सपैंड कर सकते हैं, यानी कि इसको किस तरीके से और हम बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में ही हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि ओवर द ईयर्स द स्कोप ऑफ राइट्स हैज एक्सपेंडेड, यानी कि जैसे जैसे हमारा समय बीतता चला गया, जैसे हमारा देश आज़ाद कब हुआ, 1947 में आज़ाद हुआ, तो उस समय से लेकर अभी तक के समय के बीच में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, और ये सारे के सारे बदलाव जो है ना वो हमारे भलाई के लिए ही किया गया है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि समय समय पर हमारे राइट्स में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। बहुत सारे अधिकार ऐसे हैं जो कि बाद में जोड़े गए हैं, बहुत सारे अधिकार ऐसे हैं जिनको मॉडिफाई भी किया गया है, यानी कि चेंज भी किया गया है उसको। तो समय के अनुसार जैसे जैसे हमारा समय बदलता चला गया, जैसे जैसे हमारा ज़रूरत बढ़ता चला गया, वैसे वैसे हमारे अधिकार भी बढ़ते चले गए और संविधान में उसके लिए चेंजेस भी होते चले गए। ठीक है, आगे ऑल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम द कोर्ट्स गेव जजमेंट्स टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ राइट्स। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब कि गवर्नमेंट को आदेश भी देते रहती है कि आपको संविधान में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। क्योंकि देखो एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको ऐसे समझो, जो संविधान हमारा 1947 के आसपास लिखा गया होगा, वही संविधान क्या आज के समय में लागू हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उस समय पे हमारे पास चैलेंजेस अलग थे, समस्या अलग था। आज हमारे पास समस्या अलग है, तो क्या वही संविधान आज चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। संविधान तो वही है, लेकिन उसमें क्या बदलाव, क्या बिना बदलाव किए वो संविधान आज सेम टू सेम अप्लाई हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये जो सजेशन है कि हाँ भाई अपने संविधान में ये चेंजेस करो, ये करो, वो करो, ये कौन देता ऑर्डर? हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है, और इसमें बदलाव करता कौन है? गवर्नमेंट करती है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा कि जो संविधान हमारे इंडिया में आज से 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले था, वही सेम टू सेम संविधान आज हमारे इंडिया में लागू यदि किया जाए तो उसके ऊपर काम हो ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि उस समय पे कुछ समस्या हमारे पास अलग थी, आज का समस्या अलग है। तो जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि समय के साथ उस संविधान में चेंजेस होने चाहिए। ठीक है, आगे वही बात इसमें कहा गया था कि सर्टेन राइट्स लाइक राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू एजुकेशन आर एक्सपेंडेड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जब हमारा संविधान बना, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, उस समय पे फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, इन सभी के बारे में ना उतना खुले तौर पे उसमें बात नहीं हुआ था कि हाँ भैया इसके ऊपर भी इतना ज़्यादा जोर दिया जाए, नहीं हुआ था उसके ऊपर बात। लेकिन आज के समय में इस सबका डिमांड है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी कि प्रेस जो है, मीडिया वाला जो है, उसकी आज़ादी आज कितना इंपॉर्टेंट है आपको भी पता है। फिर सवाल है कि सर इसकी आज़ादी को लेकर उस समय पे क्यों नहीं बात किया गया? क्योंकि देखो पहला बात तो उस समय पे हमारे पास उतना टेलीविज़न नहीं था, यानी कि टीवी नहीं था, और न्यूज़पेपर भी था तो क्या उतना था? क्या हर किसी के घर तक न्यूज़पेपर पहले पहुंच पाता था? नहीं पहुंच पाता था। तो कुछ ऐसे अधिकार हैं जो हमारे संविधान में पहले जिक्र तो हुआ है, लेकिन उसको उतना स्पेशल वैल्यू नहीं दिया गया था। लेकिन आज के समय में उसी को स्पेशल वैल्यू दिया जा रहा है क्योंकि उसका आज ज़रूरत है। सिंपल। इसी तरीके से हमारा क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन राइट्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि संविधान में जैसे जैसे बदलाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे राइट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, आगे तो फ्रीडम ऑफ प्रेस हो गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, इन सभी के बारे में पहले बात नहीं होता था, लेकिन आज इसके ऊपर बात हो रहा है। कहने का मतलब हमारा क्या है, राइट्स धीरे धीरे और बढ़ रहा है। अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। नाउ स्कूल एजुकेशन हैज बिकम अ राइट फॉर इंडियन सिटीजन्स। इतना अधिकार हमारा अब हो गया है कि हर आदमी के पास अधिकार है कि वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। लेकिन पहले भी ये चीज़ था, लेकिन पहले इतना उसके ऊपर कोई जोर नहीं देता था। लेकिन आज आपको पता है एजुकेशन का क्या वैल्यू है, हर जगह पे एजुकेशन है, तो वही बात यहाँ पे है। आगे, द गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। यानी कि अब हमारे संविधान में एजुकेशन के ऊपर इतना बात होता है कि जिम्मेदारी बन गया गवर्नमेंट का
कि जो भी बच्चे या फिर बच्ची 14 साल या 14 साल से नीचे के हैं उनको आपको फ्री एजुकेशन देना पड़ेगा, यानी कि उनसे आप एक भी रुपया नहीं ले सकते हैं। सोचो, लेकिन हाँ ये चीज़ केवल गवर्नमेंट के लिए अप्लाई होता है, गवर्नमेंट स्कूल के लिए, प्राइवेट स्कूल के लिए नहीं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल का कानून अलग होता है। ठीक है, आगे, पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू लॉ गिविंग द राइट टू इन्फॉर्मेशन टू द सिटीजन्स। अच्छा, यहाँ पे ना राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो भी काम करेगी ना उसका इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, यानी कि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट से सवाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पटना में यदि कोई सड़क बनना है, मान लीजिए, चलो मानते हैं कि पटना में कोई, जैसे अभी पटना में मेट्रो का काम चल रहा है, एग्जाम्पल लेते हैं, हम करंट एग्जाम्पल लेते हैं, अभी पटना में मेट्रो का काम चल रहा है। यदि हमको जानना हो कि पटना में जो मेट्रो बन रहा है पूरा खर्च इसमें कितना आया, तो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट से सवाल कर सकते हैं और गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। इसी को कहते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब कि आप जो चीज़ जानना चाहते हैं हम गवर्नमेंट से डायरेक्टली पूछ सकते हैं और गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है। लेकिन फिर सवाल है कि सर गवर्नमेंट क्या सामने आके जवाब देती है? कभी नहीं, गवर्नमेंट के पास इतना टाइम थोड़ी है। गवर्नमेंट क्या करती है, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग वेबसाइट है, वहाँ पे सारा वो इन्फॉर्मेशन अपलोड कर देती है, आप वहाँ पे चले जाओ, वहाँ से आप पढ़ लो, ये तरीका होता है। लेकिन आप पढ़ तभी पा रहे हो ना जब गवर्नमेंट ने उसको वहाँ पे अपलोड किया है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का ये सिंपल सा मतलब है कि आप जिस चीज़ के बारे में गवर्नमेंट से जानना चाहते हैं वो आपको पता करवा देती है। ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ के ऊपर पहले उतना बात नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, हमारा ज़रूरत बदला, वैसे वैसे इसके ऊपर बात होने लग गया है। और अलग अलग प्रकार के कानून पार्लियामेंट हमारे निकालते रहते हैं समय समय पर, जैसे जैसे ज़रूरत रहता है। आगे, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स मैनी मोर राइट्स विच मे नॉट बी फंडामेंटल राइट। सोचो, यानी कि हमारे संविधान में ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं जो हमको चाहिए ही चाहिए। कुछ ऐसे भी राइट्स का जिक्र किया गया है जो फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि उसका ज़रूरत हमारे एवरीडे लाइफ में उतना नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद हमारे संविधान में से बहुत सारे राइट्स के बारे में बात किया गया है। इससे आप एक चीज़ का अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि हमारा संविधान कितना बेस्ट है। ठीक है, आगे, फॉर एग्जाम्पल इसका देख लो, द राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट बट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। सॉरी, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि आपका प्रॉपर्टी कोई भी छीन नहीं सकता। क्या यह फंडामेंटल राइट है हमारा? क्या ये एवरीडे लाइफ में इस्तेमाल होता है क्या? नहीं, लेकिन इसके ऊपर भी हमारे संविधान में बात किया गया है, तो बिल्कुल आप इसको क्या बोल सकते हैं, एक बहुत अच्छा संविधान बोल सकते हैं भाई। ठीक है, आगे, सिमिलरली द राइट टू वोट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट बट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। राइट टू वोट भी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट का मतलब है कि जो हमको अपने एवरीडे लाइफ में जरूरत पड़ता है। क्या वोट आप डेली देते हो क्या? नहीं, 5 साल में एक बार देते हैं बस, सिंपल। तो ये हमारा राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन इसको भी संविधान में एक स्पेशल वैल्यू दिया गया है। तो ये आपको बेसिकली बता ये रहा है कि कुछ ऐसे हमारे पास राइट्स हैं जो कि फंडामेंटल है, यानी कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसके बावजूद उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो ये दर्शाता है कि इंडिया का संविधान कितना मजबूत है, कितना इंपॉर्टेंट है और कितना बेस्ट है। आगे, 10, द स्कोप ऑफ राइट्स हैज बीन एक्सपेंडिंग एंड न्यू राइट्स आर इवॉल्विंग ओवर टाइम। तो लास्टली हम लोग कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा समय बदलता जा रहा है वैसे वैसे संविधान में नए नए राइट्स लिखे जा रहे हैं ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। लेकिन टॉपिक कंप्लीट होने से पहले ना यहाँ पे एक बात किया गया आपके चैप्टर में साउथ अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे साउथ अफ्रीका के बारे में कि आखिर साउथ अफ्रीका का केस क्या था। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका के बारे में, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर साउथ अफ्रीका के बारे में क्या लिखा गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका गारंटीज इट्स सिटीजन्स सेवरल काइंड्स ऑफ न्यू राइट्स विच आर एज फॉलोज। देखो, साउथ अफ्रीका चूँकि भाई बहुत अच्छा हमारा जगह है, तो वहाँ पे भी लोग हैं, वहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वहाँ के लोगों को कुछ स्पेशल राइट्स देते हैं, यानी कि कुछ अलग तरीके का राइट्स देते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। पहला है राइट टू प्राइवेसी। हालांकि एक बात ध्यान रखिएगा कि ये सब का सब राइट्स जो साउथ अफ्रीका के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सब राइट्स हमारे इंडिया में पहले से है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है इंडिया को दुनिया का सबसे बेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये डाटा कहता है। ठीक है, आगे,
इसमें देखते हैं कि आखिर साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ के लोगों को क्या स्पेशल राइट्स देता है भाई। पहला है राइट टू प्राइवेसी। इसका मतलब है कि सो दैट सिटीजन्स और देयर होम कैनॉट बी सर्च्ड, देयर फोन्स कैनॉट बी टैप्ड, देयर कम्युनिकेशन कैनॉट बी ओपेंड। यानी कि साउथ अफ्रीका में ना राइट टू प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और राइट टू प्राइवेसी का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी आदमी या फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर हो, गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर हो, कोई भी आपके घर को बिना सर्च वारंट के सर्च नहीं कर सकता। सोचो, उसी प्रकार से कोई भी गवर्नमेंट आपके फ़ोन को टैप नहीं कर सकता। नहीं कि कई बार होता है ना कि मामला गंभीर हो जाता है तो आपके फ़ोन को टैप कर लेता है कि ये आदमी कहाँ कॉल कर रहा है, किससे बात कर रहा है, ये वहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है भाई। उसी प्रकार से आपका जो कम्युनिकेशन है, यानी कि आपने क्या बात किया, क्या बात नहीं किया, इसका डाटा पूरा गवर्नमेंट के पास होता है, लेकिन कई बार ये लीक भी हो जाता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। यानी कि वहाँ पे राइट टू प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। ठीक है, आगे राइट टू सेफ इन्वायरमेंट। सेफ इन्वायरमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा साफ सफाई पे ध्यान रखा जाता है। बहुत ज़्यादा मतलब घर के आसपास कूड़ा कचरा दी वहाँ पे आपको दिख गया ना, गवर्नमेंट फाइन कर देती है। सिंपल सोचो, मतलब कि वहाँ पे साफ सफाई के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और पुराने गाड़ी को वहाँ पे चलाना सख्त मना है, बिल्कुल मना। देखो हमारे इंडिया में भी कानून है कि आप रोड पे 10 साल से पुराना वाला गाड़ी लेके नहीं चल सकते हैं, लेकिन क्या इसको कभी भी सख्ती से पालन होते हुए आपने देखा है? नहीं। गाड़ी से धुआं निकल रहा है, कोई फ़र्क नहीं है। गाड़ी 12 साल 13 साल पुराना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और साउंड के वजह से भी कितना ज़्यादा साउंड करता है। एक तो ऐसा बुलेट वाला सब आ गया है कि बड़ा भयंकर वाला साउंड लगा लेता है, कोई रोक टोक उसके ऊपर नहीं है, कोई फाइन नहीं लग रहा है। लेकिन ये सब चीज़ साउथ अफ्रीका में थोड़ा सा टाइट है, बहुत सख्त वहाँ का कानून है। आगे उसके बाद राइट टू हैव एक्सेस टू एडुकेट हाउसिंग। एडुकेट हाउसिंग का मतलब है कि हर इंसान के पास रहने का बेहतर घर होना चाहिए। और ये बेहतर घर कौन प्रोवाइड करता है लोगों को? गवर्नमेंट। सोचो, यानी कि जिसके पास अपना घर रहने के लिए वो तो है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिसके पास नहीं है, जो गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको गवर्नमेंट घर बना के देती है। ठीक है, आगे राइट टू हैव एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज। यानी कि यदि आपके पास पैसा बढ़िया नहीं है तो आपका जो हेल्थ का सुविधा है, जो बेनिफिट है, आप गवर्नमेंट की तरफ से ले सकते हैं। यानी कि अपना इलाज सरकारी अस्पताल में करवा सकते हैं। उसी प्रकार से सफिशिएंट फूड एंड वाटर, आपके पास खाने और पीने का पूरा व्यवस्था रहेगा, गवर्नमेंट करवा देगी यदि आपके पास नहीं है तो। नो वन मे बी रिफ्यूज्ड इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट। मान लीजिए कि आपको ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ट्रीटमेंट का, यानी कि आपका गंभीर हालत है, आपका एक्सीडेंट हो गया है और गंभीर हालत है मतलब, तो आप साउथ अफ्रीका के किसी भी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, कोई आपको वहाँ पे एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। यानी कि यदि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों ना हो, आपका इलाज वो ज़रूर करेगी, लेकिन कब करेगी? जब मामला केवल इमरजेंसी वाला होगा तब। ठीक है, नहीं तो छोटा मोटा समस्या होगा, लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में घुस जाएंगे भाई। इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि इमरजेंसी सिचुएशन यदि है तो आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, आपका इलाज होगा, और कोई भी इस बात को नकारता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है, ये ऐसे कुछ राइट्स हैं जो कि साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और वहाँ के लोगों को ये सब अधिकार मिलते हैं। और इस प्रकार का अधिकार साउथ अफ्रीका में ही नहीं, हमारे इंडिया में भी है। ठीक है, इन चारों पॉइंट के बारे में आप सोचेंगे इंडिया को लेकर तो आपको पता चलेगा कि ये सब राइट्स इंडिया में पहले से ही है। ठीक है, चल हाँ, इंडिया में राइट्स पहले से हैं, लेकिन इसको उतना ज़्यादा कोई वैल्यू देता नहीं है, वो अलग बात है। ठीक है, चल इस तरीके से हमारे टॉपिक और टॉपिक के साथ हमारा पूरा ये चैप्टर खत्म होता है, और चैप्टर के साथ हमारा पूरा सिविक्स क्लास 9 का खत्म हो गया। ठीक है, चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे कहीं पर आपको कोई डाउट रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा। यहीं पे हमारा चैप्टर और चैप्टर के साथ हमारे पूरा सिविक्स कंप्लीट होता है क्लास 9 का। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, दूसरे सब्जेक्ट का हमारा चैप्टर होगा, एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।